मैं यहाँ पर बस्ती में रहता हूँ और मुझे बस्ती का हस्ती कहा जाता है क्योंकि मुझ पर सब बहुत ज़्यादा हंसते हैं। मैं क्या करूँ, जब कोई गरीब हो तो सब उस पर हंसते ही हैं, लेकिन मुझ पर हंसने का कारण सिर्फ मेरी गरीबी नहीं थी, मेरा पतलापन था। मैं इतना ज़्यादा पतला हूँ, इतना ज़्यादा पतला हूँ कि हर कोई मुझे एक पतली सी तीली कहता है। नए नए नाम हर रोज़ मुझे मिलते रहते हैं, इसी कारण बचपन से किसी से दोस्ती नहीं कर पाया मैं। अब गरीबी की हद तो देखो, मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती है और मेरे पिता एक ड्राइवर है, लेकिन दोनों से मिलने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। मेरी माँ रात के वक्त घर आती है और मुझे 9 बजे बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है, मैं सो जाता हूँ। इसलिए हफ्ते बाद माँ से मुलाकात हो पाती है और मेरे पिता भी एक ड्राइवर हैं जो हफ्ते बाद ही आते हैं। इसलिए रविवार का दिन होता है जब हमारे घर में इस तरह मैं माँ और अपने पिता को एक साथ देख पाता हूँ। मेरी माँ खाना बना जाती है और लोगों के घरों में जाकर काम करती है। अब मैं 18 साल का हो चुका हूँ, पढ़ाई मेरी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कोई काम मिल ही नहीं रहा। मैं भी क्या करूँ, काम ढूंढने के लिए मुझे दर दर भटकना पड़ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे इस बात की मुश्किल है कि जहाँ मुझे काम मिलने वाला भी होता है, मुझे देखकर हर कोई दूर भगा देता है। मैं इतना पतला हूँ तो क्या करूँ, खाता तो मैं बहुत हूँ, लेकिन शरीर को लगता ही नहीं। इसमें मेरा क्या दोष है। कहीं पर मेरे पिता ने ड्राइविंग की नौकरी ढूंढी। वहाँ पर जब मैं गया तो मालिक मुझे देखकर कहने लगे, तुम इतने पतले हो, गाड़ी क्या चलाओगे, गाड़ी के नीचे आ जाओगे। वहाँ से मुझे भगा दिया गया। मैं एक रेस्टोरेंट में सिक्योरिटी गार्ड लगने के लिए गया, तब मुझे भगा दिया गया कि हमें तुम्हारी सिक्योरिटी करनी होगी। अब इस तरह मैं दुकानों में जाने लगा काम ढूंढने के लिए और हर दुकानदार मुझे बाहर कपड़े लेकर खड़े रहने को कहते। वो कहते तुम्हें धूप में खड़े रहना होगा और जो भी आएगा तुम्हें आवाज़ निकालनी होगी बकरी की तरह, मैं। और इस तरह वो तुम पर हंसेंगे और दुकान के अंदर आएंगे। ये काम बहुत बेइज्जती वाला था। 2 महीने मैं बकरी बनकर रहा था और वहाँ मुझे पैसे भी बहुत कम मिले थे। उन पैसों को मैंने माँ को लाकर दे दिया था। मेरी माँ बहुत ज़्यादा मुसीबत में थी, घर चलाने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता और मेरे पिता ड्राइवर थे, फिर भी वो घर में जितने पैसे ला पाते हमें देते और वहाँ उन्हें मालिक के घर पर रहना पड़ता। वो ज़रूर एसी में रहते थे, इसीलिए बस्ती में आना पसंद नहीं करते थे, लेकिन मुझे और माँ को परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही थी। गर्मियों में तो इतना ज़्यादा हाल बुरा हो जाता, क्या ही बताऊँ। हमारे पास एक ही पंखा था और वो भी हर 2-3 दिन बाद ख़राब हो जाता। ये मुसीबतें हमारी ज़िंदगी की थीं जो बदल नहीं रही थी। और एक छोटी सी मुसीबत तब शुरू हो गई जब मैं 12 साल का था। वो मुसीबत थी हकलाने की। कई ऐसे शब्द थे जो मेरे मुंह में फंस जाते। मैं भी क्या करता, जब इतना ज़्यादा बेइज्जत होता जा रहा था मैं लोगों से डरने लगा था, इसलिए शब्द मेरे मुंह में रह जाते। मैं थोड़ा थोड़ा किसी शब्द में हकला सा जाता, इसलिए भी लोग मुझ पर हंसा करते थे। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी बदलती गई और 18 साल का हो चुका था तब मेरे समझ में आया, अब बेइज्जती करवाने का समय नहीं है, लोगों को डराने का समय है। इसलिए मैं चाहता था एक ऐसी गैंग को ज्वाइन करूं जहां मेरा रुतबा बढ़ जाए, मैं लोगों से बदला ले पाऊं। हमारी बस्ती में कई छोटी छोटी गैंग बनी हुई थी। वो गुंडे थे और गुंडों से हर कोई डरता है। मैंने सोचा मैं भी एक गुंडा बन जाता हूं, लेकिन सबसे पहले मुझे गुंडों वाला कोई काम तो करना था। किसी तरह से मैंने जान पहचान लगाना शुरू कर दिया। मुझे भी एक बदमाश बनना था, इसीलिए मैं हैदर की गैंग को ज्वाइन करना चाहता था। हैदर भी हमारी इसी बस्ती का था, बहुत गरीब हुआ करता था, लेकिन उसके बाद वो बदमाशी करने लगा, वो एक गुंडा बन गया और अब हमारी बस्ती की सबसे तगड़ी गैंग वही चलाता है और बस्ती के लड़कों को वो भर्ती करता रहता है, हर तरह के काम उनसे करवाता है। कहा जाता है कि हैदर बुरा भी बहुत है, अच्छा भी बहुत है, ये सामने वाले पर निर्भर है कि वो कैसा है। इसके बाद मैं हैदर की गैंग में ज्वाइन होने के लिए हैदर के गैंग मेंबर्स से मिलना शुरू हो गया था। कई तरह तरह के गैंग मेंबर्स थे, लेकिन मुझे ब्लेड बदमाश से मिलना था। वो लड़का जिसकी उम्र अभी 16 साल है, लेकिन दहशत हर बस्ती में उसकी फैल ही जाती है, शहर में उसका नाम चलता है।
ब्लेड बदमाश, क्योंकि उसने कई लोगों को जख्मी किया है सिर्फ एक ब्लेड से, जो अपनी जुबान के नीचे वो छिपा कर रखता। खाली हाथ भी कई गैंग वाले अड्डों पर वो पहुंच जाता। सबको लगता उसके पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन जीभ के नीचे से जब वो ब्लेड को निकालता तो उसके बाद उसके सामने कोई टिक नहीं पाता। बड़ी बड़ी तलवारें वो नहीं कर सकती जो उसका ब्लेड कर देता। इस तरह उसे ब्लेड बदमाश कहा जाने लगा और मैं ब्लेड बदमाश से ही मिलना चाहता था। ब्लेड बदमाशी मुझे हैदर तक पहुंचा सकता था। अब वो लड़का हफ्ते में एक बार बस्ती में ज़रूर आया करता था। वो बस्ती के बीच में बैठ जाता, ब्लेड को अपने सर पर रखता और कहने लगता, किसको मरना है आ जाओ मेरे सामने। और मैं बस ब्लेड बदमाश से एक बार मिलना चाहता था। मैं भागता हुआ उस भीड़ से आगे निकला और ब्लेड बदमाश के सामने खड़ा हो गया और मैं कहने लगा, मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। तब वो मेरी तरफ देखता गया। वो तो ठीक है, मेरे से बात करना चाहते हो। माँ शब्द फंसना चाहिए था, तुम्हारे मुंह में क शब्द क्यों फंसा? अब मैं घबरा सा गया था। ब्लेड बदमाश जब गुस्से में आ जाता है तो किसी का भी गला काट सकता है, इसलिए मैं डर गया और डर कर कहने लगा, वो मैं थोड़ा सा घबरा गया था। ठीक है, इस बार घबराए हो और घ ही मुंह में फंसा है। अगर गलती से गलत शब्द मुंह में फंसा, कुछ और फंसा दूंगा जो बाहर नहीं निकाल पाओगे और सीधा परलोक सिधार जाओगे। मैं अब उससे कहने लगा था, मुझे काम चाहिए, मैं भी आपकी तरह बदमाश बनना चाहता हूँ। तो वो कहने लगा, बदमाश तो बनना चाहते हो, लेकिन इस शरीर के साथ कहलाओगे क्या? पतली सुई बदमाश, सुई चुभो कर मारोगे। शरीर तुम्हारा बदमाशी वाला नहीं है, शरीर तुम्हारा घर बैठने वाला है। मैं रोने लगा था। देखिए, मुझे भी अपनी गैंग ज्वाइन करवा लीजिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ आपके लिए। तब उसकी आंखें चमकी थी। कुछ भी कर सकते हो? ठीक है, कल हम एक डील के लिए जाने वाले हैं। हमारे साथ तगड़े तगड़े गुंडे होंगे, तुम्हें भी ले जाऊंगा, लेकिन सामने वाले की पिटाई तुम्हें करनी होगी। वो सामने जो खड़ा होगा ना, उसे मारने की कोशिश तुम्हें करनी होगी। हम हाथ तक नहीं लगाएंगे, फिर देखता हूँ तुम क्या कर सकते हो। अब ये सुनते ही मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई थी, पैर कांपने लगे थे। मेरा पतला शरीर, मैं किसी को कैसे पीट सकता हूँ? मैं हकलाने लगा था, देखिए मैं ऐसा कर पाऊंगा। फिर वो कहने लगा, फिर से गलत शब्द फंसा। तुम भरोसे लायक तो हो ना, शब्द कोई और फंसाते हो, बोलते कुछ और हो। तब मैं ज़मीन पर घुटना रख कर बोलने लगा था, देखिए मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, आप जो सिखाएंगे मैं वो सीखूँगा, मुझे अपने साथ ले जाइए, कोशिश ज़रूर करूँगा मैं। और उसने हामी भर दी थी। इसके बाद जब मैं चलकर घर की तरफ आ रहा था, किसी ने कोई तंज नहीं कसा था, यानी कि मेरे इस मोहल्ले में मेरी पहचान बन गई थी। अब मुझे बस्ती का हस्ती कहलाने का हक मिलने वाला था। अगली सुबह सीधा मैं ब्लेड बदमाश के साथ उस डील के लिए निकल गया। अब ब्लेड बदमाश के साथ हट्टे कट्टे 9-10 लोग थे जो मेरा मजाक बनाए जा रहे थे। हम एक टेम्पो भरकर सीधा डील के लिए निकले हुए थे। ये कोई नशे की पुड़िया थी, 10 नशे की पुड़िया वो हमें वहाँ पर देकर आनी थी और उसके बदले में 30 लाख रुपए लेकर आने थे। लेकिन सामने वाला सिर्फ पुड़िया लेता है, पैसे नहीं देता, ये सुनने को मिला था। और अब मुझे वहाँ जाकर दहशत फैलानी थी। जब हम उस जगह पर पहुँचे, हमारे 10 लड़के थे और सामने की तरफ 20 खड़े थे और मुझे ब्लेड बदमाश ने इशारा किया। वो सामने सत्तू, उसे सत्तू बदमाश कहा जाता है। वो सामान लेता है, पैसे नहीं देता, वो सामान लेकर चला जाता है, कोई उसे हाथ नहीं लगा पाता। अब तुम्हें करना है जो करना है, ये लो, ये पुड़िया लेकर जाओ और उससे पैसे लेकर आओ। मैं पुड़िया लेकर आगे जा रहा था, लेकिन पुड़िया का बैग भारी था, मैं उसे उठा नहीं पा रहा था। और पीछे से ब्लेड बदमाश जीभ के नीचे से ब्लेड निकाल कर कहे जा रहा, अगर
इस सामान को नहीं उठा पाए, गर्दन पर ब्लेड मारूंगा, मैं सामान लेकर जाऊंगा। इसके बाद ज़मीन से घसीटते घसीटते ही मैं वो बैग आगे की तरफ ले जाने लगा। अब क्या करूं, बैग बहुत भारी था, मेरा शरीर पतला था। धीरे धीरे सेहत बनेगी जब पैसे आएंगे। घसीटता घसीटता मैं वो बैग सत्तू बदमाश के पास ले गया। अब ये जो सत्तू बदमाश था ये भी बहुत घिनौना था। कहते हैं कि लोगों को गटर में बंद कर देता है 10-10, 20-20 दिन तक, और उसके बाद पूछता है खाना खाना है या नहीं। अगर कोई खाना मांगे तो पीटता है, खाना ना मांगे तो पीटता है। इस तरह सज़ा देता है। अपने दुश्मनों को उसने इसी तरह सज़ा दे देकर अपने से दूर किया और मारा भी। अब मैं फंस चुका था। एक तरफ था ब्लेड बदमाश, दूसरी तरफ था सत्तू बदमाश, और बैग मैं सत्तू बदमाश के पास लेकर गया और बैग खोलकर दिखाने लगा, ये देखिए पुड़िया, बिल्कुल असली माल है। और वो कहने लगा, माल तो असली है, पैसे असली नहीं है मेरे पास। तो मैं भी कहने लगा, ठीक है, तो हम भी नकली वाला माल लेकर आते हैं, रुकिए ज़रा, ये मैं वापस करके आता हूँ, नकली वाला लेकर आता हूँ। सामने से सत्तू बदमाश ने अपना पाँव उस बैग पर रखा और कहा, माल आ गया है, अब ये मेरा है, अब ये बैग लो, इसमें नोट है नकली, वापस लेकर जाओ और बताना नहीं। अब वो जब तक गिनते रहेंगे मैं निकल लूँगा। ये तुमने बताया तो हम ढूंढ ढूंढ कर तुम्हें मारेंगे। मैं अब फंसा हुआ था, इसीलिए मैं 4 कदम पीछे हुआ और आवाज़ लगाकर कहने लगा, नोट नकली हैं, ये फंसा रहा है। मेरा ये कहते ही वहाँ 2 गैंग में लड़ाई शुरू हो गई थी। सत्तू के सभी लड़के और ब्लेड बदमाश के सभी लड़के वो आपस में झगड़ रहे थे और मुझे दोनों तरफ से एक एक चमाट पड़ी थी और मैं ज़मीन पर गिर गया था। आंखों के सामने तारे दिख रहे थे। पता नहीं क्यों मैं तो ज़मीन पर लेटा हुआ हूँ। बाकी लड़ना चाहते हैं तो लड़े, बार बार आकर मेरे पीठ पर मुक्के क्यों मार रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा था। बदमाशी कैसे की जाती है मुझे पता तक नहीं था। मैं पीछे हटता गया और उसके बाद जैसे वो लड़ लड़ कर थोड़ा थक गए और दोनों गैंग्स को मुझ पर गुस्सा था। इसे कौन लेकर आया है, पागल ने सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया। कभी गैंग में आपस में लड़ाई नहीं होती, धोखे होते हैं। इसने लड़ाई करवाई है, सबसे पहले इसे मारना होगा। कौन मौत के घाट उतारेगा इस तीली जैसे इंसान को। अब मैं हकला रहा था और शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे। मैं बस यही शब्द निकले थे और मैं घिसटता घिसटता पीछे कई बड़े बड़े ट्रक खड़े थे जिनमें गन्ना लोड था, और हर ट्रक के पास से गुजरकर मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां गन्नों के ट्रक ने मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखने दिया। अब मैं डर गया और एक जगह एक लीवर सा लगा हुआ था। तब मैं उन्हें डराने के लिए हाथ में कुछ रखना तो चाहता था। उनके हाथ में तलवारें थी, डंडे थे, हथौड़ियाँ थी और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। तो मैंने सोचा ये लीवर खींचकर हाथ में रखता हूँ। साउथ की मूवीज़ में ऐसा ही होता है ना, जब हीरो को पता लगता है उसकी शक्ति का, फिर वो विध्वंस मचा देता है। और मैं भी विध्वंस मचाने को तैयार था। उस लीवर को खींचा मैंने, लेकिन वो निकल नहीं रहा था। फिर मैं क्या करता, मैं खींचने की कोशिश करता रहा और लीवर नीचे की तरफ जब हुआ, ये लीवर था उस ट्रक का, पीछे वाला उसका ढक्कन खुल गया और गन्ने इस तरह रखे हुए थे कि बांधा नहीं था, और वो लोड होकर और वो नीचे की तरफ फिसलने लगे और नीचे वाले वो आलू भी नीचे फिसलते गए। अब वो भागकर मेरी तरफ आ रहे थे और वो गन्नों की ढेरियाँ उनके ऊपर। कम से कम 30 लोग थे जो उन नीचे गिरते गन्नों के नीचे आ रहे थे। गन्ने ही गन्ने उनके ऊपर थे और मैंने बाकी लीवर भी खींचने शुरू कर दिए। अब बचने का यही रास्ता है तो यही अपनाऊंगा ना। लीवर मैं खींचता रहा, मेरे सर के बिल्कुल करीब से ऊपर से नीचे गन्ने गिरते गए और हर एक के ऊपर गन्नों की वो ढेरी। मुझे नहीं पता वो जिंदा बचे या नहीं, लेकिन सारे के सारे गन्ने उनके ऊपर थे। मैं अकेला और वो 30 गन्नों के नीचे मुझसे मदद मांगते हुए। वो जिंदा बचे या नहीं मैं नहीं जानता था। मैं तो भागकर घर आ गया और डर लग रहा था। अब इन गैंग से पंगा तो ले लिया है, ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाले।
उस रात मैंने खाना भी नहीं खाया था। माँ मुझसे पूछ रही थी 10 बज गए, सो क्यों नहीं रहे। अब क्या बताता, कल की सुबह देखने को मिलेगी या नहीं मैं नहीं जानता था। और सच में सुबह देखने को नहीं मिली। जब अंधेरा ही था कई लड़के आ गए और मुझे पलंग समेत ही उठाकर ले गए। मैं ये तक नहीं जानता था कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन एक ही चमाट पड़ती मैं बेहोश हो जाता। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आती वो हिलता हुआ देखते मुझे, एक चमाट और छोड़ देते। इस तरह बार बार बेहोश होता गया और मुझे एक गुप्त स्थान पर ले जाया गया था। वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा था। एक कुर्सी पर मुझे बिठा दिया गया और ऊपर से रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। आसपास कुछ नहीं दिख रहा था, बस आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। कम से कम 20 से 30 लोग होंगे वहाँ पर। ज़रूर अब कोई ना कोई गैंग का मेंबर मुझसे बदला लेगा। ये ब्लेड बदमाश के लोग भी हो सकते हैं, ये सत्तू बदमाश के लोग भी हो सकते हैं। लेकिन सामने से चलकर कोई और आया था। मैं उसे जानता था। उसका सोने का दांत, उसका बड़ा सा गंजा सर, ये था ताऊ, सभी गैंगस्टर का बाप, ताऊ बदमाश। इसी ने यहाँ पर गैंग्स की शुरुआत की थी और इसके बारे में कोई नहीं जानता था कि ये कहाँ पर रहता है, क्या करता है। लेकिन जो भी इसके गैंग मेंबर हुआ करते थे वो कभी कभी नज़र आते थे। कोई इस गैंग मेंबर पर हाथ उठाने की हिम्मत तक नहीं करता था। और ताऊ भी लोगों को मारता बहुत अजीब तरह से था। कहते हैं कि उसके पास कोई शक्ति है कि जो भी उसका दुश्मन है वो अपने आप अपने घर में मारा जाता है। कोई ऐसी शक्ति है जो उसे मार कर चली जाती है और उसे पता तक नहीं चलता। वो ताऊ चलकर मेरे करीब आ रहा था और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मेरे एक कान को पकड़कर फिर दूसरे कान को पकड़कर मेरा सर घुमाकर देखे जा रहा। क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ है? 30 लोगों को मार दिया। तुम हो कौन भाई? 30 गैंग मेंबर्स को मार दिया, 2 गैंग को ख़त्म कर दिया इकलौते ने। और तुम्हारा शरीर, तुम्हें गन्ना बदमाश की उपाधि मिलनी चाहिए। गन्ने गिरा गिरा के मारा है और कोई भी वहाँ पर बचा नहीं। आखिर इतने पतले शरीर से गन्ने उठाए कैसे तुमने? मारे कैसे? कराटे वराटे आते हैं क्या? अब मैं क्या ही जवाब देता। मुझे तो ताऊ बदमाश को देखकर ही पसीने आ रहे थे और मैं बस हकलाता रह गया। म, 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 म। और वो कहने लगा, वाह, एक और महाशक्ति। इस इंसान में कितनी शक्तियां हैं। एक तो बिल्कुल पारदर्शी शरीर, इतना पतला कभी देखा ही नहीं। और ये जिंदा कैसे रहता है? इसकी बैटरी कहाँ पर लगी हुई है? और हकलाता भी है, इसकी मोटर भी खराब है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये इंसान 2 गैंग्स को ख़त्म कैसे कर सकता है। मैं हकलाता रहा और वो सवाल पूछता रहा। किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। और इसके बाद ताऊ बदमाश को इतना गुस्सा आया कि वो मुझे पीटने के लिए मेरे तरफ आया था और फिर रुक गया। मारूं कहाँ मारूं मैं इसका शरीर इतना पतला है, मेरा हाथ ना कट जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम हो क्या चीज़। पहले तो तुम्हें समझना होगा तुम हमारे लिए काम कर भी सकते हो या नहीं, समझना होगा। 2 गैंग्स बनाने में कितना समय लगता है पता है? ताऊ का नाम चलता है यहाँ पर, और जो ताऊ के लिए काम करते हैं किसी को नज़र नहीं आते, अंधेरे में रहते हैं। और ताऊ यहाँ पर गैंग्स इसीलिए चलाता है ताकि ताऊ पर कोई इल्ज़ाम ना आए, लेकिन काम सब ताऊ का करते हैं। तूने 2 गैंग को ख़त्म कर दिया। तू है तो कोई चीज़ है, इसलिए बच्चा बना हुआ है, इस तरह मासूम बना हुआ है। तेरी सारी की सारी हेकड़ी निकालनी पड़ेगी, फिर तू सच बताएगा। लेकर जाओ इसे पीछे वाली काल कोठरी में डाल दो। जो सबसे पीछे वाली है ना, इसे वहाँ पर डालो। ये मुझे ज़्यादा खतरनाक नज़र आता है। अब 2 लोग उस अंधेरे से निकले, वो भी मोटे मोटे 2 लोग थे। उन्होंने मुझे दोनों तरफ से उठा लिया और मैं हवा में लटका अब उनसे माफ़ी मांगने की कोशिश करता जा रहा था। मैं क्या करूं, मैं हकला हूं। शब्द मुंह से बस यही निकल रहे थे, म। और उन्होंने मेरे 2 चमाटे लगा दी। साले गाली निकालता है। और मैं फिर सोचने लगा अब ना ही बोलूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
मेरा मुंह खुलेगा मैं और बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। अब उन्होंने मुझे पीछे वाली एक काल कोठरी में डाल दिया। मुझे 3 मंजिल नीचे तक लेकर गए थे, यानी कि मैं किसी बिल्डिंग में था। अब नीचे वो काल कोठरी बड़ी गंदी सी, बाहर से दरवाज़ा लगा दिया गया, लेकिन पास से वो घुंघरूओं की आवाज़, छम छम छम। यह आवाज़ ने मुझे एक पल के लिए डरा सा दिया था। अब मैं काल कोठरी में देख कुछ नहीं सकता था। कुछ हाथ वाथ लगाकर मैंने देखा खाने वाने की चीज़ तो रखी होगी, लेकिन खाने की चीज़ नहीं, कंबल था वहाँ पर, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा। कमीने गर्मियों में भी कंबल दे रहे थे, पंखा नहीं। मैं अब बचने के रास्ते ढूंढने लगा था। वहाँ एक छोटा सा गलियारा सा था जहाँ से रोशनी अंदर तक आ रही थी। अब सामने वाले उस सेल में मैं देख नहीं पा रहा था आखिर कौन है जो घुंघरू छनकाए जा रहा है। वो कोई मर्द भी हो सकता है जिसे औरतों जैसे शौक हो, या कोई औरत ही है जिसे औरतों जैसे शौक हो। आखिर कौन है जो घुंघरू इस तरह खनका खनका कर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं भूतों से नहीं डरता, इसीलिए उस अंधेरे में सीना चौड़ा करके मैंने आवाज़ लगाई थी, कौन है, कौन है मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। अब मैं अपनी उन सलाखों के करीब चला गया। मैं अपना मुंह बाहर की तरफ निकाल कर उसको धमकी देने की कोशिश कर रहा था, कौन है यहाँ पर, और ये आवाज़ें क्यों कर रहा है। मैं डरने वाला नहीं, ऐसे आवाज़ें मत कर। तभी सामने वाली सलाखों पर एक लड़की जो उसके पास आई, बेहद ही खूबसूरत लड़की, चलती चलती सलाखों के करीब आई थी और कहने लगी थी, क्या तुम मुझे छुड़ा सकते हो, क्या तुम यहाँ से निकल कर मुझे छुड़ा सकते हो, मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद नहीं करता। मैं अब उस पर थोड़ा सा तरस खा रहा था और मैं कहने लगा, मैं तो खुद मजबूर हूँ, ताऊ ने मुझे पकड़ रखा है, पता नहीं क्या सज़ा देने वाला है, मुझे लगता है मुझे मार देगा, क्या तुम निकल सकती हो, मैं तुम्हें भी बचा लूँगा। फिर तब वो मेरी तरफ देखने लगी और सबसे पहले तो उसने सर से लेकर मेरे पाँव तक देखा और कहा, रहने ही दो, तुम क्या ही मदद करोगे, तुम्हें तो खुद मदद की ज़रूरत है। और मैं उसके सामने इज्जत बनाना चाहता था, नहीं, मैं कुछ मदद तो कर ही सकता हूँ ना, अब बचा नहीं सकता, कोई चीज़ चाहिए, कंबल चाहिए, कंबल मेरे पास कंबल लगता है एक्स्ट्रा है। अब वो उसी अंधेरे में पीछे चली गई। मैं आवाज़ें लगाता रहा, देखो कुछ तो बताओ, अगर मैं यहाँ से बच पाऊँ, कोई रास्ता बताओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ताऊ बदमाश कहते हैं किसी को छोड़ता नहीं और उसके पास अजीब अजीब सी शक्तियाँ हैं, मुझे कुछ तो बताओ। अचानक वो उन सलाखों के पास आई थी और उसका वो चेहरा प्यारा और खूबसूरत नहीं, भयानक सा था। बड़े बड़े दांत और लाल लाल आंखें, उसकी पूरी चमड़ी लाल रंग की हो चुकी थी और उसकी बड़ी सी जीभ जो उसने सलाखों पर लपेटने की कोशिश की और बाहर की तरफ देखकर कहा, शक्तियाँ नहीं हैं उसके पास, मैं हूँ उसके पास, और मुझसे बात करने की कोशिश मत करो अगर मदद नहीं कर सकते। अब उसने भी डरा दिया और मैं हकलाना शुरू, हट 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 हट, क्या हो तू, क्या है तू। और उसका दोबारा से वो खूबसूरत चेहरा बन गया। माफ़ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया, गुस्से में मैं अपने असली रूप में आ जाती हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे इसने कैद करके रखा है, मुझे आज़ादी चाहिए। मैं इतना डरा हुआ था कि बात नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने आज़ादी की बात की जो मेरे कान में घूमने लगी। मैं भी तो यही चाहता था। मैं उससे अब कहने लगा, आज़ादी, मुझे भी आज़ादी चाहिए। तुम हो क्या चीज़, ये भयानक सी कॉस्ट्यूम पहनकर अंधेरे से निकल कर क्यों आई, मुझे हार्ट अटैक से मारना चाहती थी। तो वो कह रही, नहीं, कोई कॉस्ट्यूम नहीं पहनी थी मैंने, वो मेरा असली रूप था और ये इंसानी रूप। मैं एक यक्षिणी हूँ जिसे उस ताऊ ने कैद कर रखा है और मुझसे वो हर तरह का काम करवाता है, किसी को मरवाता है तो किसी को लुटवाता है। मुझसे उसने ऐसे घिनौने काम करवाए हैं कि मैं बता नहीं सकती। कितने कत्ल कर चुकी हूँ मैं, एक यक्षिणी को कैद कर रखा है उसने। तो मैं कहने लगा, तुम ताकतवर हो तो उस ताऊ को क्यों नहीं मारती, उसे मारो, निकलती बनो। तो वो कहने लगी, मैं उसे ही तो मार नहीं सकती, जब तक उसकी कलाई पर वो कंगन मौजूद है
मैं उसे मार नहीं सकती और उस कंगन से मुझे बांध लिया है उसने। अब मुझे अपनी शक्ति की तरह इस्तेमाल करता है वो। अगर उसकी कलाई से वो कंगन निकाल दिया जाए तो मैं आज़ाद हो सकती हूँ, और कंगन निकलने के बाद उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन कंगन निकाला कैसे जाए? कोई मुझे यहाँ से आज़ाद तक नहीं करवाता। उसने मुझे इंसानी शरीर के करीब कर रखा है। जब उसकी मर्जी होती है तब मेरी शक्तियों को छोड़ता है, सिर्फ काम करने के लिए, फिर से मुझे कैद कर लेता है। अब तुम ही बताओ मैं कर क्या सकती हूँ? मजबूर हूँ, उसके मरने का इंतज़ार करूँगी। जब वो मरेगा फिर मुझे आज़ादी मिलेगी, लेकिन बदला नहीं मिलेगा। उसकी मायूसी देखकर मुझे ऐसा लगा उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन इन सलाखों से निकलूं तो कैसे निकलूं? फिर मैंने कोशिश की। मेरा सर उन सलाखों से बाहर आ सकता था और मेरे शरीर का सबसे मोटा हिस्सा मेरा सर ही था। शरीर तो मेरा पतला सा। मेरा सर बाहर निकल आया और शरीर मैंने उन सलाखों से बाहर निकाल लिया। अब मैं उसके सेल के बाहर था। देखो, मैं तो आज़ाद हो गया, तुम्हें आज़ाद कैसे कराऊं? अब तुम भी बताओ। फिर वो भयानक शरीर लेकर सलाखों के करीब आई और कहने लगी, क्या तुम मुझे आज़ाद करा सकते हो? तुम तो बड़ी आसानी से आज़ाद हो गए। ओ तलवार नुमा इंसान, तू क्या क्या कर सकता है तुझे खुद नहीं पता। मुझे वो हौसला देने लगी थी, लेकिन मैं खुद को कम आंक रहा था। देखो, तुम मुझे तलवार कह तो रही हो, लेकिन मुझ में उतनी शक्ति है नहीं। मैं किसी को मार नहीं सकता, किसी को पीट नहीं सकता, शरीर बहुत कमज़ोर है। तो वो कहने लगी, अरे तलवार भी तो पतली सी होती है, लेकिन काट कर रख देती है। तुम खुद को समझ ही गलत रहे हो। तुम कोई इंसान नहीं हो, तलवार नुमा इंसान हो, तेज धार, और तुम्हारी धार तीखी मैं करूँगी। अगर मेरी बात मानोगे तो तुम्हें आज़ाद मैं करवा सकती हूँ, और यकीन करो, मेरी बात मानोगे तो असल में बचोगे, छिपना नहीं पड़ेगा। मैंने कहा, तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? उसने कहा, वो कंगन, अगर वो कंगन उतार दो तो मुझे आज़ादी मिल सकती है। अब यहाँ से कैसे निकलना है मैं बाद में सोचूंगी, लेकिन वो कंगन मुझे ला दो। कंगन मिलने के बाद मेरी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। तो मैंने कहा, अच्छा, तो सारा काम मुझे करना पड़ेगा। तुम क्या करोगी? यहाँ पर बैठी रहोगी? मुझे लगा था तुम मेरी मदद करोगी। अब शक्तिशाली लगती हो, भयानक भी लगती हो। किसी के शरीर में दांत ही कड़ा देना, थोड़ी मदद कर देना। मैं तो यहाँ से निकल नहीं पाऊँगा। वो दरवाजे के पार दो मोटू बैठे हैं। अब दो मोटू एक मुक्के से ज़मीन में मुझे गाड़ देंगे, मेरा कचूमर निकाल देंगे। अब उनसे मैं कैसे बचूं मुझे खुद नहीं पता। फिर से वो गुस्से में आई, ओ पतले इंसान, तू कुछ कर सकता है या नहीं, तू बता। अगर तू नहीं कर सकता तो तुझे दोबारा उस सेल में गाड़ दूंगी और सारी सलाखें घुमाकर इकट्ठी कर दूंगी, तू भाग ना पाए। बता, तू कुछ कर सकता है या नहीं? अब उसका गुस्सा नाजायज़ सा था। मैं उस पर गुस्सा होने लगा। ओ भयानक औरत, देख, तू खुद निकल नहीं सकती, मुझे मारने की बात करती है। अब सलाखों से मैं निकल आया, इन कमरों में घूमूंगा, एंजॉय करूंगा, बाद में आकर अंदर घुस जाऊंगा। उनको कौन सा पता लगने वाला है? तू अपनी सोच, मैं तो कंगन लाने वाला नहीं, तुझे कौन बचाएगा? अब वो मायूस होकर वहीं पर बैठ गई थी और उसकी मायूसी देखी नहीं जा रही थी। फिर से मैं उसके पास गया। अब वो कंगन की बात छोड़ो, खाना पीना हो तो बताओ। वो बस नीचे की तरफ देखे जा रही थी। उसे आज़ादी चाहिए थी और मैं आज़ादी दे नहीं सकता था। सच बताऊं, मुझ में हिम्मत है ही नहीं। मैं घबराता हूँ, मेरा शरीर पतला है। उसकी आज़ादी के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता था, तो मैं अब आसपास के सेल में घूमने लगा। सलाखें मोटी थी, उनके बीच से मैं निकल जाता और अलग अलग जगह पर चीज़ें देख कर आया था। मैं एक जगह सेब की पेटी रखी हुई थी। अब वो सेब की पेटी उठाकर मैं ले आया और कहने लगा, सेब खाने की इच्छा है तो खा सकती हो। सच बताऊं, वो मायूस तो थी, लेकिन मैंने उसका हिलता हुआ मुंह देखा। उसे खाने को भी कुछ नहीं देते थे वो कमीने। इसलिए वो भागती हुई आई और सेब में हाथ डालकर एक एक करके वो सेब खाने लगी। जब वो सेब खा रही थी, उसका वो भयानक चेहरा बन जाता। लेकिन सच में भयानक चेहरा भी हो, लेकिन मासूमियत तो मासूमियत ही होती है। उसे किस तरह से कैद करके रखा गया था, मुझे उस पर तरस आ रहा था और वो मुझे डराने की कोशिश भी करती, मुझे डर नहीं लग रहा था। जब उसने 5-7 सेब खा लिए, फिर वो कहने लगी,
मैं अपने भयानक रूप में हूँ, यक्षिणी रूप में। तुम्हें डर नहीं लगता? कैसे करीब बैठे हुए हो? इस रूप को देखकर तो हर कोई डर जाता है। वो ताऊ भी डर जाता है, इसीलिए उसने कहा है खूबसूरत लड़की के रूप में रहना है। और तुम हो यक्षिणी के रूप में भी मेरी तरफ देखे जा रहे हो, आंखें बंद नहीं कर रहे। मैंने कहा अब क्या करूं, तुम भी मजबूर हो। और तुमसे भी कई घटिया घटिया औरतें देखी हैं मैंने। कई लड़कियां तुमसे भी बदसूरत दिखती थी। अब एक लड़की थी जो मुझे पसंद आई हुई थी, मैं उस पर बहुत ज़्यादा लाइन मारा करता था। मेरा यकीन करो वो तुम्हारे भद्दे रूप से भी ज़्यादा गंदी थी। तो वो कहने लगी अच्छा, तो उस लड़की के पीछे क्यों थे? उससे दूर भाग जाना चाहिए था। मैंने कहा देखो अपना काम तो बिल्कुल सीधा है। जो सबसे खूबसूरत लड़कियां हैं वो तो पटने वाली नहीं। अब शरीर देखो मेरा, तो जो सबसे घटिया लड़कियां हैं मेरी नज़रें उन पर जाती थी। और हमारी पूरी बस्ती की वो लड़की जिसकी तरफ कोई देखना नहीं चाहता था, मुझे लगा भाई ये तो पट सकती है, इसीलिए मैं ट्राई मारता गया। लेकिन भैया लड़कियां तो लड़कियां होती हैं, भले ही सुंदर लगे या ना लगे, भाव तो सबसे ज़्यादा खाती हैं। इसीलिए वो मुझे गालियाँ देती रहती। और तीली, जो मेरा नाम पड़ा है तीली, उसी ने दिया है। अब मैं क्या करूं? तुमसे भद्दी लड़कियां देखी हैं, तुमको देखने पर डर ही नहीं लगता। वो हंसने लगी थी। वो बहुत देर हंसती रही और फिर मेरे करीब आकर कहने लगी वाह, तुम्हारी ज़िंदगी सच में कमाल रही है और तुम्हारा शरीर भी सच में धमाल रहा है, लेकिन इन गुंडों के चक्कर में कैसे फंस गए? फिर मैंने उसे अपनी कहानी सुनाई, कैसे मैं बदमाश बनना चाहता था, फिर मैं कैसे ब्लेड बदमाश के पास गया और किस तरह अंत तक मैं ताऊ के चक्कर में फंस गया। ये पूरी कहानी सुनने के बाद जो वो हंसी है, 15 मिनट तक हंसती रही और मेरे करीब आती, हंसकर दूर चली जाती, फिर से करीब आती, गन्ना बदमाश कहती और फिर से पीछे चली जाती। उसने अपने रंग बिरंगे रूप बदले लेकिन हंसी रोक नहीं पाई। बड़ी मुश्किल से 15-20 मिनट बाद जब उसकी हंसी खत्म हुई, फिर मेरे पास आकर कहने लगी कोई भी काम कर सकते थे, मछलियाँ पकड़ सकते थे, तुम जानवरों को बेच सकते थे, किसी बैंक में लग जाते, सफाई कर्मचारी बन जाते, तुम कुछ भी कर सकते थे। बदमाश बनने का आइडिया तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? अपना शरीर देखो, तुम कुछ भी कर सकते थे, बदमाश नहीं बन सकते। तुम्हें क्या बताऊं अब? फिर वो रोकर कहने लगी थी कमाल ही है, कुछ लोगों की ज़िंदगी पहले से ही भयानक होती है। अब मेरी ज़िंदगी अच्छी थी, उस ताऊ ने भयानक कर दी, और तुम्हारी तो ज़िंदगी बचपन से ही भयानक रही है। लेकिन तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखकर लगता नहीं तुम इतनी मुसीबतें सह चुके हो। मैंने कहा अब रोने से क्या फ़ायदा, मैं हमेशा मुसीबतों के बीच फंसता रहा हूँ, इसलिए अब ये बड़ी मुसीबत पड़ी है तो मुझे ये भी ज़्यादा बड़ी महसूस नहीं हो रही। मैं जानता हूँ यहाँ मुझे खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा और वो मुझे यहीं पर भूखा प्यासा मार देंगे। अब करूँ क्या? इसी तरह इस शरीर से मुझे आज़ादी मिलेगी तो यही सही। उस यक्षिणी को अब मुझ पर तरस आने लगा था और मैं उस पर तरस खा रहा था। शायद हमारी दोस्ती का यही कारण बना था। फिर उस यक्षिणी ने बताया कि यहाँ पर पहले भी बहुत गुंडे आ चुके हैं जिसे ताऊ ने किडनैप किया था, यहाँ उसे मारा भी। अब वो यक्षिणी भी कई लोगों को मार चुकी थी यहीं एक सेल में। हो सकता है भविष्य में इसी यक्षिणी को कहा जाए मुझे मारने के लिए। तो उसने कहा था बचने की कोशिश करो, यहाँ से भाग सकते हो तो भागो, अब तुम मुझे आज़ाद तो करवा नहीं सकते। मुझे लगा था तुम मुझे आज़ाद करवा पाओगे, तो बाकियों की तरह मैंने तुझ पर भी ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे तो चांस माइनस में है। अब 1% भी नहीं कह सकती, तुम्हें तो वो देखते ही मार देंगे। अब क्या ही करो, तुम खुद भाग सकते हो तो भागो। मैं भले ही शरीर से पतला था, हिम्मत थी मुझ में, नहीं मैं भागना नहीं चाहता। अगर तुम्हें आज़ाद करवाने के लिए कुछ कर सकूं तो बताओ, यहाँ तुम्हारे सेल को खोल दूं तो तुम्हें पहली आज़ादी तो मिल जाएगी। अब सेल को खोलूं कैसे? तो उसने कहा चाबी चाहिए, चाबी। बाहर जो आदमी बैठे हैं उनकी जेब में चाबी है और वो चाबी तुम ले नहीं सकते, तुम्हें तो पकड़ पकड़ कर मार देंगे वो, और चाबी लेने के लिए बाहर कैसे निकलोगे? मैं अब सोच में पड़ गया था। इसके बाद मैं चलता चलता उस बाहर वाले सेल तक गया।
वहाँ लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ था और ऊपर सलाखें मोटी मोटी। अब कोई भी इंसान सिर्फ उससे बाहर देख सकता था, निकल नहीं सकता था सिवाय मेरे। मैं उन सलाखों के बीच से अपना धड़ निकालकर नीचे लटक गया। अब दोनों मोटे सो रहे थे। अब इतना मोटा शरीर है तो नींद तो आएगी ही, और पास में पड़ा था KFC का चिकन। उन कमीनों ने 2-4 बकेट खा रखी थी, इसलिए उठने वाले नहीं। और एक मोटे की कमर पर बंधी हुई वो चाबियां दिखी। आराम से लटक कर मैंने वो चाबियां निकाली और मैं अंदर आ गया। अब उस यक्षिणी के सेल का जब मैंने ताला खोला था, वो यक्षिणी बाहर आ गई थी और मेरी तरफ देखकर कहने लगी थी, सच बताऊं, कोई इंसान ये नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे। चाहे दुनिया में कोई भी तुम्हारा मजाक उड़ाए कि तुम कुछ नहीं कर सकते, कमज़ोर हो, लेकिन जो काम अब तुमने किया है ये कोई और नहीं कर सकता था। ये बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं सीना फुलाकर उसके आगे चलने लगा और कहने लगा, अब तुम्हें मैं बचाऊंगा, देखती जाओ अब मैं करता क्या हूँ। तो मुझे कंधे पर हाथ रखकर बोलने लगी, अब हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पतली पतली जगह से निकल सकते हो। अगर पतले पतले हाथों में फंस गए, वहीं पर तुम्हें खींच कर रबर की तरह तोड़ दिया जाएगा, इसलिए थोड़ा पीछे आ जाओ। उसकी बातों में दम था। मैं रुक गया। फिर मैं उसकी तरफ देखने लगा। तो बताओ अब मैं क्या करूं? तुम्हारा ताला तो खोल दिया, अब तुम भी आज़ाद हो। वो जब अंदर आएंगे तो उन्हें मार देना। वो कहने लगी, बात इससे नहीं बनेगी। अगर मैं उन्हें मार दूं तो कोई ना कोई वापस ज़रूर आएगा, और जब ये बात ताऊ को पता चलेगी, वो कंगन का इस्तेमाल करके मुझे दोबारा कैद करेगा, फिर मुझे सज़ा देगा। कुछ और किया जा सकता है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा। कैसे बचूं मैं, कैसे बचूं? अब प्लान मैंने बनाया था। मैंने कहा, तुम्हें ऐसा करना होगा कि तुम मेरे सेल के बिल्कुल बाहर की तरफ गायब हो जाना, और मैं अब उन्हें बुलाकर अपने सेल तक लेकर आऊँगा। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं अपने सेल के वहाँ अंदर से बाहर निकल सकता हूँ, और बाहर से तुम ताला लगा देना, और उन्हें किसी तरह अगर पीछे रोक सको तो रोक देना। वो सेल में फंस जाएंगे और उसके बाद हम अगला काम करेंगे। यहाँ से जितनी आवाज़ें लगानी है लगाओ, शायद बाहर तक पहुँचती नहीं होंगी, इसीलिए बाहर से कोई आवाज़ अब तक अंदर नहीं आई। अब उसने हामी भर दी और मैं वहाँ सलाखों के पास जाकर चीखें मारने लगा, ओ मोटू, मैं तो बच गया, आजा अंदर, कर मुकाबला, अब देखता हूँ। पहले वो एक मोटू अंदर आया और दूसरा बाहर। अब इससे प्लान खराब हो सकता था। एक को बंद करते तो दूसरा जान जाता ना। इसके बाद वो मोटा मुझे पकड़ने के लिए अंदर, और मैंने उसे कहा, रुक, अभी तुझे रुकना होगा। और वो यक्षिणी ने पीछे से उसके सर पर हमला कर दिया और मैं चीख कर कहने लगा, ओ मोटे आजा, तेरा साथी बेहोश हो गया। देख, इस ताकतवर इंसान ने पतले शरीर में भी शक्ति को संभाल रखा है, कर मुकाबला मेरा। अब वो दूसरा मोटा गुस्से में आ गया था कि उसका साथी मैंने कैसे पीट दिया। अपने साथी को बेहोश देखकर वो मेरी तरफ गुर्राने लगा और कहने लगा, तू बाहर निकला कैसे? इसे बेहोश किया कैसे? अब ये तीली नुमा शरीर में इतनी जान कैसे आ गई? ये बात मुझे चुभ गई थी, और फिल्में देखी थी मैंने सलमान की। हमारे शरीर में ताकत तब आती है जब हमारी शर्ट फटती है। मैंने अपनी शर्ट फाड़ी थी। भले ही शरीर पतला है, लेकिन हड्डियां बिल्कुल मसल्स की तरह नज़र आती हैं। मैंने अपनी शर्ट पूरी की पूरी फाड़ दी, और वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, ये क्या कर रहा है? तू कोई भूत प्रेत तो नहीं जो अपनी खाल उतार रहा है? मुझे तुझसे डर लग रहा है, देख, मेरे पास मत आना। और उसका डर मैं महसूस कर रहा था। सच में मैं उसके पास जाने लगा, और वो डर कर पीछे हटने लगा था। मैंने उसे डरते हुए देखा था, और मैंने अपनी पूरी शर्ट उतार डाली। अब मैं पूरी तरह से ऊपर से टॉपलेस था, और मेरी बॉडी भले ही सलमान जैसी नहीं है, लेकिन ये हड्डियां मसल्स की तरह नजर आती हैं। और वो पीछे हटने लगा। तभी उस यक्षिणी ने उसे भी सर पर मारकर नीचे बेहोश कर दिया, और बाद में उसने खींच खींच कर दोनों मोटों को पीछे सेल में डाला, और हमने लगा दिया ताला। अब वो यक्षिणी मेरी तरफ देखकर बोली थी, ओ माय गॉड, व्हाट अ बॉडी! तुम्हें कुछ पहनना चाहिए, वरना ऐसी बॉडी मैं ज़्यादा देर तक देख नहीं पाऊंगी। अब मैं थोड़ा सा शर्मा गया था। मैंने कहा,
नहीं, वो तो मैं थोड़ा पतला हूँ, अभी बॉडी बनी नहीं है, मैंने ज़्यादा जिम किया ही नहीं। देखो, कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया है, बेइज्जती की है, इसे सरकैज़म कहते हैं। अब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा मेरे भाई, आगे की तरफ चल। अब हमने उन सलाखों को बाहर से बंद कर दिया। मैं ये नहीं जानता था कि हम कहाँ पर हैं, और मैंने बस उस यक्षिणी से कहा, हमें एक बिल्डिंग में है, अब हम ऊपरी मंजिल में होंगे, हमें नीचे की तरफ उतरना होगा। तो वो यक्षिणी कहने लगी, तुम्हें जब यहाँ पर लाया गया तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी गई थी क्या? मैंने कहा, नहीं नहीं, वो मैंने देखा ही नहीं, मैं थोड़ा और तरफ देख रहा था, मैं प्रोफेशनल बनने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने देखा नहीं। तो वो कहने लगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हें तो पता लग जाना चाहिए हम कहाँ पर हैं। तो मैं अब थोड़ा सा निराश हो गया था और कहने लगा, वो मुझे बेहोश कर दिया था, इसलिए मैं देख नहीं पाया। तब उसने अपने सर पर हाथ मारकर कहा था, ओ पागल इंसान, हम किसी बिल्डिंग में नहीं हैं, हम एक नीचे बनी बेसमेंट में हैं जिसमें कई मंजिलें हैं। इस ताऊ ने ज़मीन के अंदर बेसमेंट्स बना रखी हैं ताकि पकड़ा ना जा सके, और मेरी शक्तियों से लोगों को रोक देता है, मार देता है, कभी पकड़ में नहीं आता। अब ये ताऊ कहाँ पर मिलेगा वो मुझे पता है, वो सबसे ऊपर वाले उन कमरों में होगा, वहाँ जाकर तुम्हें कंगन उतारना होगा। कंगन उतरा मेरी शक्ति वापस, फिर तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम एक ऐसे कमरे में थे जहाँ पर 15 गुंडे सोए हुए थे। सब सोए हुए, इसलिए चुपचाप खिसक कर वहाँ से निकलना था। मेरे कदम बहुत हल्के हल्के पड़ रहे थे, लेकिन उस यक्षिणी के वो घुंघरों की आवाज़ पहली बार छन हुई, तभी मैंने उसे रोक दिया। तुम्हारे पाँव के ये घुंघरू उतारो इसे, इनसे आवाज़ होगी। और वो कहने लगी, इन्हें उतार नहीं सकती, मेरे इस रूप को बदला नहीं जा सकता, आभूषण निकाले नहीं जा सकते, याद है मैं कैदी हूँ। मैंने कहा, तो घुंघरुओं को पकड़ो, अपने घुटनों के नीचे अपने हाथ लेकर आओ, घुंघरुओं को पकड़ो और फिर चलो। सच में वो किस तरह नीचे की तरफ मुंह करके चल रही थी, मेरी हंसी निकले जा रही थी, और मेरी हंसी जब निकलती है आवाज़ ज़्यादा होती है। अब उसने तो आवाज़ नहीं की, मैंने आवाज़ कर दी, और मेरी हंसी सुनकर वो सब उठ गए। अब वो यक्षिणी जिस भयानक रूप में गुस्से थी, वो उन पर गुस्सा निकालना नहीं चाहती थी, मुझ पर निकालना चाहती थी। अगर अब यहाँ पर ताऊ आ गया और इसे यक्षिणी को मारने के लिए कहा, वो तैयार हो जाएगी, इतना गुस्से में थी। और वहाँ वो 15 गुंडे अपने अपने टेबल पर वो डंडे तलवारें लिए खड़े हो गए, और मेरी तरफ देखकर उन्हें गुस्सा आ रहा था, हम यहाँ तक कैसे पहुँच आए। अब वो यक्षिणी अपनी शक्ति उन्हें दिखा नहीं सकती थी, जब तक वो कैद थी, साधारण औरत ही थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसीलिए उसके आगे मैं खड़ा हो गया, और मैं इतना पतला वो मेरे पीछे छिप भी नहीं सकती थी। सब लोग तलवारें लेकर तैयार थे मुझे काटने के लिए, और एक जो लंबा सा आदमी था वो कह रहा था, इसे काटना है, जैसे गन्ने को काटते हैं वैसे। कई सालों से गन्ना नहीं काटा है, गांव में काटा करते थे, आज इसे गन्ने की तरह काटेंगे। अब मैं क्या कर सकता था, मैं भागा, एक अलमारी के पीछे खिसक कर छिप गया। अब वो अलमारी के पीछे वाली जगह बहुत पतली सी थी, और मैं खिसक कर बिल्कुल पीछे तक पहुंच गया, और वो उस यक्षिणी को मार नहीं रहे थे, मुझे मारने के लिए घेर चुके थे, लेकिन हर एक मोटा था, इसलिए अलमारी के पीछे तक पहुंच नहीं सकता था। अब वो तलवारों को इस तरह घुमा रहे कि मेरे करीब से तो निकल रही, लेकिन मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। अब वो मुझे पकड़ना चाहते थे, और भारी अलमारी हिल नहीं पा रही थी, और मैं बस बचना चाहता था और कुछ कर ही नहीं सकता था। यक्षिणी पीछे से, कर मुकाबला, अबे गन्ना बदमाश, मार इन्हें, अब इन्हें मारना पड़ेगा तभी आज़ाद हो पाएंगे, वरना डर डर कर कब तक छिपेगा। मैं क्या करता, मैंने अब ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वो पतली सी जगह थी, पैर फंसाकर मैं ऊपर की तरफ जाने लगा, और जब अलमारी के ऊपरी हिस्से तक पहुंचा था, मेरे पाँव के वजन के कारण ऊपरी हिस्सा आगे की तरफ गिर पड़ा। पूरी की पूरी अलमारी 5 लोगों के ऊपर, और वो भारी अलमारी 5 लोगों के ऊपर थी। 2 का तो कचूमर सा निकला, और बाकी बीच में फंसे रहे जो निकल नहीं पा रहे थे। किसी का पाँव मुड़ गया तो किसी के घुटने पर वजन आ गया। अब 5 लोग वहाँ पर ऐसे पड़े थे जैसे अधमरे हो गए हों। अब बाकियों में दहशत,
कि मैं चीज़ क्या हूँ। अब वो तलवार मेरे करीब नहीं लाना चाहते थे, बल्कि एक तरफ होते गए और सब इकट्ठा मुझ पर हमला करना चाहते थे। अब मैं भागकर जो बटन्स थे उसे दबा चुका था। लाइट चली गई। अब वो बटन दबाने के लिए जब यहाँ आने वाले थे, मैं कोने में छिप गया। अब लाइट जलती मैं पकड़ा जाता, अंधेरे तक मैं बचा हुआ था। लेकिन तभी कमाल होना शुरू हो गया। वो एक दूसरे को मारने लगे थे। चीखों की आवाज़ें आ रही थी। शायद उन्हें लगा कोई उन पर हमला कर रहा है। किसी एक ने डर कर हमला कर दिया। अब सब एक दूसरे को मारने लगे। अंधेरे में नज़र तो कुछ आ नहीं रहा था और मैं वैसे भी बच रहा था, क्योंकि कोने में इतना पतला इंसान कभी किसी के हाथ में नहीं आ सकता। जब वो एक दूसरे को मारते रहे, लगभग 15 मिनट बाद उन्होंने जब बटन दबाए, सिर्फ 3 बचे थे और बाकी नीचे कोई सर पकड़े हुए, कोई बाजू पकड़े हुए। किसी के पेट में तलवार घुसाई गई थी, किसी के सर पर हथौड़ा मारा गया था। अब सिर्फ 3 बचे थे और उस यक्षिणी ने इशारा किया था, तुम्हारी किस्मत तुमसे भी ज़्यादा पतली है, जो कहीं से भी निकलकर चमक जाती है। कमाल ही हो तुम। अब देखती हूँ इन तीनों का तुम क्या करते हो। अब मैं क्या करता। अब किस्मत से हुआ था जो हुआ था, और मेरी किस्मत सच में पतली है, मेरी तरह कभी भी टूट सकती है। अब डरा हुआ मैं उन तीनों के सामने था और उन तीनों ने हाथ में हथौड़ियाँ पकड़ रखी थी। ये हथौड़ियों वाले 3 बचे थे, बाकियों ने तो एक दूसरे के तलवारें घुसा डाली थी। ये हथौड़ियों से पीट पीट कर मारेंगे मुझे। अब मैं क्या करूं? तो मैंने भागना शुरू कर दिया। अब मैं लाइट बंद नहीं कर सकता था, तो मैं पीछे की तरफ भागने लगा, उन्हीं सेल की तरफ, और वो तीनों मेरे साथ साथ। तभी भागता भागता मैं बिल्कुल पीछे वाले उसी सेल में पहुंचा जहां मुझे कैद किया गया था। मैं तो उन सलाखों के बीच से निकल गया सीधा अंदर। अब वो बाहर थे और उनमें से एक चाबी लेकर आया, और उन्होंने चाबी से जब ताला खोला, वो मोटे भी होश में आ रहे थे। और अब मुझे लगा यहीं मुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और यहाँ मुझे एक और शक्ति का एहसास हुआ था, मेरी शक्ति। अब वो 3 लोग मुझे मारने के लिए कोशिश तो कर रहे, लेकिन मैं इतना पतला कि उनका निशाना सही नहीं लग रहा, और मैं उन तीनों के बीच से निकला और 2 की हथौड़ी एक दूसरे के सर पर टकराई थी। वो दोनों तो ढेर। अब एक मुझे पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा और मैं निकलकर उसी सेल में उसे बंद कर चुका था और ताला लगा चुका था। अब हथौड़ी मारता कैसे? मेरी पतली पतली उंगलियां उन तालों को पकड़कर चाबी लगा रही थी और वो कुछ नहीं कर पा रहा। वो चीख रहा और 2 मोटे भी होश में। पूरी की पूरी एक भीड़ सी मैंने सेल में बंद कर रखी थी। अब भागकर मैं बाहर निकला, और जब मैं उस बड़े कमरे तक पहुंचा, सब जख्मी थे, और वहां उस यक्षिणी को लेकर उस कमरे से भी बाहर, उस कमरे में ताला। अब इससे ऊपरी मंजिल थी जहां पर ताऊ था। अब ताऊ से कंगन कैसे उतारना है, मैं ये सोच रहा था। और सच बताऊं, वो यक्षिणी मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे उसने कोई अजीब सी चीज़ देख ली हो। बस मेरी तरफ प्यार की नज़रों से देखे जा रही, और बार बार मैं शर्मा कर कहता, ऐसे मत देखो, कोई लड़की मुझे पहले ऐसे देखी नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। और वो कहती, पसंद वसंद नहीं आए हो, मैं बस ये देख रही हूँ तुम हो क्या चीज़, तुम हो क्या चीज़, कैसे अब तक जिंदा हो? अगर ऐसे जिंदा हो तो भगवान कमाल ही है। अब हम ऊपर वाली मंजिल तक पहुंचे थे, और वहां कई गुंडे थे जो सोए हुए थे, उन्हें आवाज़ तक नहीं आई थी। हम चुपचाप खिसक कर आगे निकले, लेकिन आगे एक आदमी जाग रहा था। ताऊ एक बड़ी सी तलवार लिए दरवाजे के पास सिगरेट पी रहा था। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा और हल्की सी घुंघरू की आवाज़ उसने पहचान ली, और मेरी तरफ देखते ही वो गुस्से में कहने लगा, तुम यहाँ तक कैसे पहुँच आए? ओ गन्ना बदमाश, मारा नहीं तुझे किसी ने? अबे इतना तो तंबाकू खा जाते हैं मेरे गुंडे, तुझे तो वो चूना समझकर मसल देंगे, फिर भी तू यहाँ तक कैसे पहुँच गया? कमीने सारे सोतड़ू हैं, इसे तो आराम से निकलने दिया सबने। उनको बाद में देखूंगा, लेकिन घुंघरू पहनकर यहाँ पर क्यों आया है? अबे करना क्या चाहता है? तभी मुझे थोड़ा सा डर कम लगा,
कि उसे यक्षिणी के बारे में पता नहीं है। उसे लग रहा है कि मैंने घुंघरू पहने। अब मैं समझदारी दिखाना चाहता था। अगर तो मैंने उसे मारने की कोशिश की तो ताऊ बदमाश अकेला 10 लोगों को मार सकता है। उसके बारे में कहावत है कि उसने एक कुल्फी से 5 लोगों को मार दिया था। वो एक दुकान पर खड़ा था जहां उसे मारने वाले 5 लोग आए। अब उसने वहां आइसक्रीम की दुकान से एक लंबी वाली कुल्फी ली। वो कुल्फी पूरी ठंडी थी और उसे चुभो चुभो कर 5 लोगों को मार दिया था। तब से ताऊ की बदमाशी सबसे ज़्यादा बड़ी थी और ऐसे इंसान से मैं कैसे लड़ पाता जो खुद कुल्फी से पतला था। तो मैं सीधा घुटनों पर आ गया और कहने लगा, जहां पना आपसे मिलना था, क्या करता। आपसे मिलने की हर कोशिश नाकाम हुई थी। अब मैं कलाता हूं तो क्या करूं, आपसे बात ही नहीं कर पाता। मुझे आपसे बस बात करनी है। मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं, लेकिन मैं किसी लिड्डू पिड्डू के हाथ से नहीं मरना चाहता। आपके हाथ से मरना चाहता हूं। आपके हाथ को चूम कर मौत मिलेगी तो मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। और वो आंखें खोलकर देखने लगा था। वाह, सच में तुझे मैं इतना महान लगता हूं? किसी और ने ऐसी तारीफ तो की नहीं। तो मैं और ज़्यादा चमचागिरी करने लगा था। देखिए, आप तो भगवान के समान हैं। कुल्फी से 5 लोगों को कौन मार सकता है? आपने मारा है। यक्षिणी को कैद कौन कर सकता है? आपने किया है। अपने नीचे गैंग चलाते हैं और आपका नाम किसी को पता तक नहीं चलता। कौन कर सकता है ऐसा? आप कर सकते हैं। आपका हाथ चूमना भी जैसे भगवान को पाने के बराबर है। और ये सारे जो गुंडे पाल रखे हैं, ये डरते हैं आपसे, इज्जत नहीं करते। इज्जत मेरी नज़रों में है, मेरी नज़रों में। सबको मारता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ सिर्फ आपसे मिलने के लिए। बस एक बार मुझे अपना गुरु बनाने दीजिए आपको, उसके बाद मारना है तो मार दीजिए। अब वो खुश हो गया था। बातें बहुत अच्छी करता है। सच में यहाँ सब डरते हैं। मेरी ताकत से डरते हैं, मेरी यक्षिणी से डरते हैं, इसीलिए मेरे करीब रहते हैं। जिस दिन मेरी ताकत गई, मेरी यक्षिणी गई, ये मार देंगे, इज्जत थोड़े ना करते हैं। और तू, सच में तू भी मेरी शक्ति बन सकता है। और अदृश्य इंसान, इतना पतला है दिखता ही नहीं। तुझे मैं अदृश्य बदमाश कहूँगा। तुझे गन्ना बदमाश की उपाधि नहीं, अदृश्य बदमाश की उपाधि दी जाएगी। जा, आज़ाद किया, अब तू हमेशा हमारे साथ रहेगा। अब ये बात सुनते ही घुंघरू की हल्की सी आवाज़ आई थी। मैं जानता हूँ वो यक्षिणी यही सोच रही होगी कि मैंने तो आज़ादी पाली चमचागिरी करके, शायद उसे फंसा दूंगा। अब मैं सीधा पहुंचा ताऊ बदमाश के पास। अब ताऊ बदमाश का हाथ पकड़ा और चूमने लगा और ताऊ बदमाश बहुत खुश। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, हेल ताऊ बदमाश, उसकी कलाई पर कंगन नहीं था। वो कंगन मैंने उतार दिया था। वो गोल कंगन एक तरफ से ब्रेसलेट की तरह बंद होता था और हाथ चूमने के बहाने मैंने उसी कंगन को उतार दिया था। जैसे ही वो इस तरह मेरे मक्खन लगाने के बाद खुश हुआ, कंगन को देखकर हवा निकल गई और जैसे ही कंगन उतरा उसकी आंखें फट गई और पीछे से निकल कर आई वो यक्षिणी। मुझ पर हमला करने की कोशिश कई लोगों ने की थी, लेकिन उस यक्षिणी का कहर देखने वाला था। उसने जैसे ऐसी तेज धार हवा चलाई थी कि वो आधे बीच से कट गए थे और ताऊ का एक एक दांत उखाड़ा सबसे पहले, उसे बोड़ा बना दिया। और उसके बाद उस यक्षिणी का चेहरा वो देख नहीं पा रहा था। उसके पाँव में पड़ गया था। मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में इस तरह से डूब गया था, तुम्हें गुलाम बना लिया। मुझे मारना मत, मुझे मारना मत। तब वो यक्षिणी की बातें सुनी थी, नहीं मारूंगी, अपने हाथों से नहीं मारूंगी तुम्हें। और वो खुश हो गया। बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छी हो। लेकिन फिर यक्षिणी ने कहा, तुम खुद मरोगे, तुम खाओगे तो बहुत ज़्यादा, निकाल नहीं पाओगे। तुम्हें अंदर से बंद किया है मैंने, अब खाओ जो खाना चाहते हो। तुम मरोगे जब कुछ निकाल नहीं पाओगे, इस कारण खाओ, लो आज़ादी का आनंद।
ये कहकर अब हम सीधा उससे बाहर निकलना चाहते थे। उस बिल्डिंग से बाहर निकला था मैं और उस यक्षिणी ने घूरते हुए कहा था, अब आज़ादी है मेरी। तब उसने छलांग लगाई और आगे वाली मिट्टी पर गिर गई। तभी उसने मुंह से मिट्टी साफ की और फिर से छलांग लगाने की कोशिश की। वो उड़ना चाहती थी, उड़ नहीं पा रही थी। तभी मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मेरा कंगन। मैंने अपनी कलाई पर वो कंगन पहन लिया था। देखो, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। मुझे पता है ये गुंडे मुझे ढूंढेंगे, दोबारा मारेंगे। मेरी आज़ादी तुमसे ही है। तब बड़ी निराश नज़रों से उसने मेरी तरफ देखा था। वाह, मैं तो तुम्हें भोला भाला समझती थी। मेरी आज़ादी को तुमने इसीलिए लिया ताकि मुझे गुलाम बना सको। तुम में और उसमें फ़र्क क्या रहा? अब उसकी ये बातें सच में मुझे बहुत दर्द दे रही थी। वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी और मैं, नहीं, ये बात नहीं है। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। कभी कोई ऐसी लड़की दोस्त नहीं बनी और तुम खूबसूरत भी बहुत हो, भले ही थोड़ी डरावनी भी हो, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। और वो रोकर कहने लगी थी, मेरी आज़ादी तुमने छीन ली। लेकिन इस तरह तुम सब करते क्यों हो? हर किसी की आज़ादी उसका हक होता है, बांध कर किसी को रखा नहीं जा सकता। अब उसने इतनी चुभने वाली बातें की तो मैंने कंगन उतार कर उसे दे दिया। ठीक है, मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था। अब तुम तो ज़्यादा सीरियस हो गई। ये लो अपना कंगन, अब तुम आज़ाद हो। और ये देखते ही वो बहुत ज़्यादा खुश, फिर भयानक सा शरीर बनाकर मेरे करीब आकर कहने लगी थी, ऐसा मजाक दोबारा मत करना। और ये कहते ही वो जैसे वहाँ से गायब सी हो गई और मैं अकेला चलकर आया था बस्ती में। और बस्ती में कोई मेरे सामने बोलने वाला नहीं था। मैं बन गया था बस्ती का हस्ती, जिसे गन्ना बदमाश कहा जाता है। अब भी लोगों का मानना है कि वो गन्नों से मैंने 29 लोगों को मारा था और यहाँ मैंने वो ताऊ को भी बंधक बना लिया है, जो मेरे पास 2 दिन आकर माफ़ी मांग कर जाता रहा। वो कहता रहा सच में वो खाता है, निकलता कुछ नहीं। वो यक्षिणी से उसे आज़ाद करवाए। लेकिन कैसे आज़ाद करवाऊँ? वो यक्षिणी तो आज़ाद हो चुकी है, जा चुकी है कहीं दूर। रविवार का दिन था और रात को मैं अपने घर की छत पर आसमान को देख रहा था और वहाँ कोई उड़ता हुआ नजर आया। मुझे लगा एक चमगादड़ है और मैं उठकर देखने लगा। ये वो यक्षिणी थी जो दरवाजे के करीब खड़ी थी। माउंटी के दरवाजे के करीब खड़ी वो मेरी तरफ देख रही थी और कह रही थी, आज़ादी इतनी भी अच्छी नहीं है, अकेलेपन का एहसास होता है। और जिसने आज़ाद करवाया है वो भी अपनी आज़ादी मुझसे ही ढूंढ रहा था। अब मुझे पता है तुम्हें मारने के लिए कई लोग आएंगे और ये चीज़ मुझसे भी देखी नहीं गई, इसीलिए आ गई मैं वापस। अब तुम तलवार नुमा इंसान हो जिसकी धार बहुत तेज़ है, भले ही शरीर की कहूँ या बातों की। तुम सच में कमाल ही हो। और इसके बाद मेरी ज़िंदगी बदलती गई। कई जगह मैंने छोटे मोटे काम किए, वो यक्षिणी मेरी बहुत मदद करती और इसी तरह मैं अमीर होता चला गया। उसने मुझे कई ऐसे धन के रास्ते बताए जो कोई नहीं जानता था, कमाया भी बनाया भी। और इस तरह शरीर पतला ही था मेरा, गन्ना बदमाश नाम है मेरा। मैं काफ़ी अमीर हो चुका हूँ और मेरी दोस्त वो यक्षिणी, जिससे मैं शादी तो करना चाहता हूँ, लेकिन क्या यक्षिणी को पत्नी बनाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब आज भी ढूंढ रहा हूँ। मेरा शरीर अब भी पतला है, क्या करूँ? खाता तो हूँ, लगता नहीं। और वो ताऊ आज भी जिंदा है, लेकिन बीमार, अपने पलंग से लगा हुआ है, क्योंकि उसकी किडनी खराब हो गई। तब जाकर उसे यक्षिणी ने उसे जिंदा छोड़ा था। अब वो चल फिर नहीं पाता और मेरे दुश्मनों की संख्या बहुत कम है। गन्ना बदमाश आज भी राज करता है उस बस्ती पर। बस्ती का हस्ती कहलाया जाता है।